टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के पिछले नोट्स कवर करे थे। इस पार्ट में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है ना। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो हमें इस टाइप के रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, हम इसका आंसर दे सकते हैं कि देखिए, जब दो नए सेल मिलते हैं तो क्या बनती है, एक डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, और ये जो डीएनए की कॉपी है इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलती है, वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि वेरिएशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। वेरिएशन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वेरिएशन है वो हमारी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टुडेज़ लाइफ, टुडेज़ डे, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पीसीज़ हैं उनका सर्वाइवल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए वेरिएशन हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वेरिएशन हमें सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखिए, जो डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है, वो डीएनए की कॉपी, उसमें हमें एक अच्छी वेरिएशन देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि डीएनए की कॉपी में क्या होती है, दो पेरेंटल सेल होती है, उन दोनों पेरेंटल सेल के डीएनए मिलके एक डीएनए की कॉपी बनाते हैं। तो एक वेरिएशन हमें इसमें देखने के लिए मिली, दूसरी इसमें। इन दोनों की वेरिएशन जब हमें एक तीसरी सेल में देखने के लिए मिलेगी तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है जितनी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो ये इसीलिए यहाँ पर बोला है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि बट इट क्रिएट अ मेजर डिफ़िकल्टी इफ़ each new generation is to be the combination of DNA copy from pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. यहाँ पे लिखा है कि जो नई जनरेशन है वो किससे मिलकर बनती है, डीएनए की कॉपी से मिलकर बनती है। ठीक है, तो अगर डीएनए की कॉपी प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल में आ जाएगी तो वहाँ पर उसके पास दो डीएनए कॉपी होंगे। मतलब एक मेल की डीएनए कॉपी है, एक फीमेल की, दोनों के जो डीएनए हैं वो मिलकर एक नया डीएनए बनाएंगे, है ना। तो इन दोनों की डीएनए कॉपी इसके पास आ जाएगी तो इसके पास क्या डबल डीएनए कॉपी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो कहाँ से, इस हमारी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या होती है, जर्म सेल होती है। जर्म सेल क्या होती है, जैसे कि मेल की जो जर्म सेल है वो है क्या, स्पर्म, और फीमेल का एग। ठीक है, तो ये दोनों जो जर्म सेल हैं इनके अंदर डीएनए पाया जाता है और इन दोनों का हाफ डीएनए और इसका हाफ डीएनए मिलके क्या बनाता है, एक फुल डीएनए बनाता है। ठीक है, दोनों के जर्म सेल में से हाफ हाफ डीएनए रिलीज होता है और उससे मिलकर क्या बनता है, हमारा नया डीएनए। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, हमारे क्रोमोजोम में। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो मेल से भी हाफ रिलीज होता है और फीमेल से भी। ठीक है, अब देखिए, if the zygote is to be grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, then it has to be sufficient store of energy for doing this. तो हमने पढ़ा था ज़ायगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। जब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज़न करते हैं, उससे क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब एक ज़ायगोट बनेगा और वो ग्रो होगा तो उसको क्या चाहिए, एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए भी हमारी स्पेशल जर्म सेल हैं जो इनको क्या देती हैं, नरिशमेंट देती हैं, है ना। जैसे कि कुछ जर्म सेल ऐसी होती है जो कि फूड स्टोर करती है, वाइल कुछ ऐसी होती है जो कि मोटाइल होती है। जैसे कि जो फीमेल की जर्म सेल है वो कैसी होती है, फूड स्टोर करती है, और जो मेल की है वो मोटाइल होती है। ठीक है, तो ये दोनों जर्म सेल क्या करती हैं, हमारे नरिशमेंट देते हैं, किसको, हमारे नए इंडिविजुअल को, यानी कि नए ज़ायगोट को। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स ग्रो करता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। तो देखो, ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें फ्लावर पाया जाता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी कि जो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पहले वो फ्लावर्स बना रहता है, फिर वो फ्लावर ग्रो करके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एंजियोस्पर्म फ्लावर के कुछ पार्ट्स।
तो यहाँ लिखा है कि जो एंजियोस्पर्म फ्लावर्स है उसके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे कि सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, पिस्टिल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये जो ग्रीन पार्ट्स होता है जो सपोर्ट देता है एक फ्लावर को, उसको सेपल कहते हैं। इसका जो एक कलरफुल पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, इसका जो बीच में मिडिल पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलेंगे, उसके ऊपर जो एक जेली लाइक पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब देखो, स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। स्टेमन और पिस्टिल, स्टेमन और पिस्टिल हमारे क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके, फ्लावर के। स्टेमन में क्या क्या आता है, स्टेमन में आता है एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल में आती है हमारी ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो जो यूनिसेक्सुअल हमारे फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी कि या तो वो स्टेमन कंटेन करेंगे या फिर पिस्टिल कंटेन करेंगे, तो ऐसे प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है। बाइसेक्सुअल्स कौन होते हैं, जो स्टेमन एज वेल एज पिस्टिल दोनों को कंटेन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हिबिस्कस, मस्टर्ड। ठीक है, अब देखो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हमारा जो पिस्टिल है वो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर पढ़े थे हमने, स्टाइल, ओवेरी और स्टिग्मा, और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि देखो जो फ्लावर्स है उसका एक मिडल पार्ट होता है जो कि स्वेलन होता है। ठीक है, सूजा सूजा पार्ट होता है, एक स्वेलन बॉटम पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। ठीक है, जो किस पर रहता है, स्टाइल पर रहता है, स्टाइल के जस्ट ऊपर क्या रहता है, स्टिग्मा रहता है, जो कि स्टिकी पार्ट है। ठीक है, अब देखो जो ओवेरी होती है वो क्या कंटेन करती है, ओव्यूल कंटेन करती है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, एक्सेल पाया जाता है, जैसे कि जैसे ह्यूमंस में फीमेल में पाया जाता है एक्सेल, वैसे ही फ्लावर्स में भी पाया जाता है। मेल जर्म सेल क्या है यहाँ पर, पोलन ग्रेन है, जैसे कि ह्यूमन में मेल जर्म सेल क्या था, स्पर्म था, वैसे यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन है, जो कि किस पर जाके गिरता है, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू कहाँ आता है, ओव्यूल के अंदर आता है। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जायगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। अब जैसे कि मैंने ह्यूमन्स में बताया था, जब मेल और फीमेल का जो जर्म सेल्स होती है वो फ्यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे कि जायगोट प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही सेम फ्लावर्स में होता है, जिसमें पोलन ग्रेन और एग सेल यानी कि मेल सेल और फीमेल जर्म सेल दोनों फ्यूज़ करते हैं, क्या बनाते हैं, एक जायगोट बनाते हैं, फिर ये जायगोट एक प्रॉपर प्लांट में ग्रो होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो पोलन जो ग्रेन है उनको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन अपने सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा पे जाके गिरा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पार्ट पर जाके गिरा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, मान लो ये एक हमारा, देखो मान लो ये हमारा क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, अब इसका जो हमारा पोलन ग्रेन है ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बायसेक्सुअल प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, और देखो अगर ये एंथर है, ठीक है, पोलन ग्रेन है, ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिर गया है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट में। ठीक है, अब देखो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर गिरता है तो ये जो जर्म सेल है ये ओवेरी में जाता है। ठीक है, स्टाइल के थ्रू, और ओवेरी में जाकर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जायगोट बनता है, फिर ये जायगोट डिवाइड होता है बहुत सारी सेल्स में और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनाता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। फिर जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके ऊपर क्या बनती है, एक टफ कोट बन जाती है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाई गई है टफ कोट बनती है, और फिर ये टफ कोट है ये इस एम्ब्रियो को कंटिन्यूसली ग्रो करने में हेल्प करता है और क्या बनाता है, प्रॉपर फ्रूट बनाता है। ठीक है, अब देखो इसी टाइम पे पेटल है, सेपल है, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब क्या हो जाते हैं, फेल ऑफ हो जाते हैं। फेल ऑफ यानी कि ये रुक जाते हैं, इनका काम करना बंद हो जाता है और सभी जो नरिशमेंट है वो इसकी जर्मिनेशन में चला जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो की जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ तक था हमारा फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन। अब है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो देखो ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, सबसे पहले उसमें क्या होता है,
सबसे पहले एक जनरल प्रोसेस होती है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या है, जो टीनेजर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। हमने इन चेंजेस के बारे में क्लास 8th में भी पढ़ा था, है ना। जैसे कि बॉडी के आर्मपिट्स में चेंज आना, हेयर का ग्रो होना, ठीक है, थिनर हेयर का आना लेग्स में और आर्म्स पे, स्किन पे हेयर का आना, स्किन का ऑयली होना और पिंपल्स वगैरह आना, ये सब क्या हमारे प्यूबर्टी के साइंस हैं। जैसे कि कुछ साइंस बॉय में होते हैं, कुछ गर्ल्स में होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो और कह सकते हैं कि ब्रेस्ट वगैरह का ग्रो होना, तो ये हमारे क्या हैं, सारे प्यूबर्टी के साइंस हैं। अब देखो देखो ये जितने भी हम साइन देख रहे हैं, जो भी मैच्योरेशन का साइन है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का ग्रोथ होना, रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रो होना, ब्रेस्ट हेयर, ये सब चीज़ों का ग्रो होना क्या है, हमारा प्यूबर्टी का साइन है। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम प्यूबर्टी कहते हैं। ये प्यूबर्टी कब होती है, हमारी एडोलेसेंस के टाइम पे होती है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा था कि एडोलेसेंस एक ऐसा फेस होता है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं और कुछ इनर चेंजेस, कुछ आउटर चेंजेस आते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, प्यूबर्टी है। तो ये सारे जितने भी चेंजेस हैं, ये हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से लिंक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो जर्म सेल हैं, वो बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नली वो सारे जर्म सेल भी रिलीज़ होते हैं और इंटरनली भी होते हैं। एक्सटर्नली जर्म सेल रिलीज़ होकर रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है, फ्लावरिंग पार्ट में। लेकिन इंटरनली ये जो जर्म सेल का फ्यूज़न है, ये हम एनिमल्स में देखते हैं और ह्यूमंस में देखते हैं। अगर जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इस प्रोसेस को करते हैं, तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी उनमें आती है, जाहिर सी बात है, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उनके अंदर भी हेयर ग्रोथ का पैटर्न होता है, प्यूबर्टी उनके अंदर भी होती है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरेशन उनके अंदर भी होती है। ऑन द अदर हैंड, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल organs to the sexual act such as penis when it is capable to become erect। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें मेल्स में जर्म सेल जो होता है, मतलब वो मेल और फीमेल दोनों में ही जर्म सेल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके लिए कुछ स्पेशलाइज पार्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मेल में होता है पेनिस और जो फीमेल है उसके अंदर होता है वजाइना, ठीक है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम वजाइना कहते हैं और ब्रेस्ट भी है, ठीक है। तो इसी की मदद से हम क्या करते, हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो अगली इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।